नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। इस समय देश में अंबानी की शादी से लेकर के, अंबानी यानी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से लेकर के और राहुल गांधी का न जाना, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का वहां पर उपस्थित रहना, साथ ही साथ उपचुनाव में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को बड़ी बहुमत, बड़ी जनमत मिलते हुए, बहुमत नहीं जनमत मिलते हुए, बड़ी विजय मिलते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक बार फिर से संविधान के मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है। अगर आप सबको याद हो, हालांकि मुझे लगता है कोई भूला नहीं होगा, ना भूल सकता है, जिस तरीके से चुनाव के समय पर बात हो रही थी कि संविधान बदले जाने को लेकर के क्या कुछ बात हो रही है, क्यों 400 सीटों की मांग हो रही है। खुद भाजपा के तमाम नेताओं ने स्वीकार कर लिया था कि 400 सीटों की जरूरत उन्हें इसलिए है क्योंकि संविधान बदलना है, संविधान बदला जाएगा। तो ये उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, उसके बाद अब फिर से उस इम्पैक्ट से सरकार कितना परेशान हुई है, और रही सही परेशानी विपक्ष के तमाम सांसदों ने शपथ लेते समय संविधान की प्रति हाथ में लेकर के बढ़ा दी। वो एक तरीके से कुछ ऐसा हो गया था जैसे किसी को चिढ़ाने वाली बात हो, किसी को चिढ़ाया जा रहा हो, और वास्तव में चिढ़ भी गई सरकार, और सरकार ने संविधान हत्या दिवस जैसा एक दिन मनाए जाने का घोषणा कर दी उसकी, और बाकायदा उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। हालांकि अभी उसको लेकर के बहुत सारे संशय बने हुए हैं, क्योंकि अभी वो प्रस्ताव जो है उसको पास कराने की जरूरत पड़ेगी, और पास वो हो नहीं पाएगा, ये सभी जानते हैं। फिर भी सरकार ने आखिर ये सब क्यों किया, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, शुरुआत करें इस समय देश में सबसे चर्चित शादी की, जिसकी चर्चा फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और वो चर्चा जो है केवल शादी के लिए ही नहीं हो रही है, सियासत के साथ भी वो चर्चा जुड़ रही है लगातार। जिस तरीके से उस शादी में गांधी परिवार नहीं गया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कोई भी चेहरा वहां पर नहीं गया, वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन के तमाम सारे सहयोगी वहां मौजूद रहे। तो एक चर्चा इसको लेकर के हो रही है। दूसरी चर्चा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के मुलाकात के को लेकर के हो रही है। क्या समझा जाए इन चर्चाओं के मायने? देखिए राम प्रकाश जी, पहले तो जय संविधान, महात्मा गांधी की जय और गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी इज ए एक्सेप्शनल लीडर। जैसे आपने एक कैचअप का एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा कि दिस इज डिफरेंट, राहुल गांधी इज डिफरेंट। देखिए, मेरे देश की 90% जनसंख्या जब और से जूझ रही है, जब गरीबी से जूझ रही है, जब बेरोजगारी से जूझ रही है, जब किसान जूझ रहे हैं, जब युवा जूझ रहे हैं, महिलाएं जूझ रही हैं, सब लोग जूझ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मुकेश अंबानी जी को विलासिता के इस प्रदर्शन को नहीं करना चाहिए था। अगर मुकेश अंबानी जी बड़े धर्म भीरू व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म के हैं, सारे भगवानों में उनकी आस्था है, सनातन धर्म को मानते हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि देश के 90% जनसंख्या इस प्रकार से अपना जीवन जी रही है और आप 3-4 हजार करोड़ रुपए एक शादी में खर्च कर रहे हैं? इससे अच्छा तो आपने पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को एक दिन बढ़िया भोजन करा दिया होता, उससे ज्यादा पुण्य आपको मिलता। भाई, हम तो ये मानते हैं, हमारी माता जी का भी जब देहांत हुआ, हमने जो अनाथाश्रम था वहां जाके भोजन कराया। पिताजी की डेथ हुई, जाके कुष्ठाश्रम में लोगों को भोजन कराया। हम समझते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनकी बेचारों की आंखें नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके प्रति अगर आप थोड़ा सा कर्तव्य का बोध कर दें तो भगवान ज्यादा खुश होंगे। और इसीलिए देखिए, आज बद्रीनाथ का रिजल्ट आया है। अभी तक तो अयोध्या को रो रहे थे। बद्रीनाथ और मैंगलोर, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड की ये 2 सीटें हैं। एक मुस्लिम बाहुल्य है, एक हिंदू बाहुल्य है। मुस्लिम बाहुल्य मंगलौर में भी कांग्रेस जीती है, और हिंदू बाहुल्य भगवान बद्रीनाथ के गढ़ में भी कांग्रेस जीती है। इसका मतलब यह है अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया है। जालंधर में आम आदमी पार्टी जीत गई है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की पत्नी जीत गई है। इसका मतलब यह है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। इसका मतलब जो असली हिंदू है, जो धर्मभीरू हिंदू है, जो भगवान को मानने वाला हिंदू है, जब हमारे भगवान ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, उनके हर जहां पे भगवान विराजमान है वहां पे बीजेपी हार रही है, तो हम हिंदू और सनातनी कैसे उनको जीतने दे सकते हैं? तो मुकेश अंबानी जी को खुद ही
इतना विलासिता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हास्यास्पद लगता है। महात्मा गांधी कुड ऑल्सो एफोर्ड, वो भी सूट पहन के और टाई लगा के हिंदुस्तान में घूम सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा कर सकते थे। इन लोगों ने अपने जीवन का सुखों का त्याग इसलिए किया, उन्होंने देखा जब मेरे देश की 90% जनसंख्या बेचारी चप्पल नहीं पहन सकती है, जब उसके पैर में छाले पड़े हुए हैं, जब उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी एक टी शर्ट में पूरे हिंदुस्तान में घूमे और महात्मा गांधी एक धोती में पूरे हिंदुस्तान में घूमे। उस समय ये जो आडंबर दिख रहा है और ये जो दिख रहा है कि एसपीजी के कमांडोज, एनएसजी के कमांडोज जो हैं वो जाके वहां चौकीदारी का काम कर रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ 65 करोड़ रुपए दिया जाता है, एक नाच वाले को विदेश से बुलाया जाता है। ये भारत जैसे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। इंडिया अलायंस के बाकी लोगों ने भी ये प्रदर्शित कर दिया है कि वो पूंजीपतियों की झोली में है। केवल राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने और सोनिया जी ने ये दिखाया है कि वो गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। जिनको अमीरों के साथ खड़ा होना है खड़े, वहां जाके 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार का खाना खाए। हम तो गरीबों के झुग्गियों में जाएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उनके दर्द बांटेंगे, उनके आंसू पोंछेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी हैज बिकम ए एक्सेप्शनल लीडर इन द एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। निश्चित तौर पे, और वो भी ऐसे समय में जब देश महंगाई की मार से जूझ रहा है। तमाम एक बड़ी संख्या लोगों की वो है जो अपना जीवन चलाने के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी शादी में कई हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं और उसके एवज में आप लोगों से वसूली करने के लिए अपने जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसका टैरिफ बढ़ा देते हैं, उसमें लोगों से चार्ज बढ़ा करके लेना शुरू कर देते हैं। तो ये इस समय पर जब देश में लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, ऐसे में एक ये बिल्कुल अमानवीय टाइप की जो चीज दिखाई दे रही है, उससे भी काफी ये शादी जो है चर्चा में है। और सकारात्मक से ज्यादा वैसे इसकी चर्चा नकारात्मक अब होती चली जा रही है, ये लगातार दिखाई दे रहा है। बहरहाल सर, एक चीज और जो चर्चा में है कि भाई शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हुई इस शादी में, तो उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक की तमाम चुनाव की कुछ खिचड़ी जो है वो पकाई गई है। क्या वहां ऐसी संभावनाएं हैं कि इन चीजों पर चर्चा हो? नहीं नहीं, आप बिना शादी के भी शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से मिल सकती थी। अरे शादी में जाना जरूरी था क्या? आपको वहां पे देखिए, ठीक है, पूंजीपतियों का सम्मान करते हैं, पूंजी निवेश हो, बंगाल के अंदर पूंजी निवेश हो, महाराष्ट्र के अंदर पूंजी निवेश हो। पूंजी निवेश से शादी के आने जाने का क्या मतलब है? लेकिन असली मुद्दा यह है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप आज नीट के जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ खड़े हैं, देश के किसानों के साथ खड़े हैं, देश के मजदूरों के साथ खड़े हैं, या देश के पूंजी। अगर आप वहां मान लीजिए नहीं गए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 3 लोग नहीं गए, तो मुकेश अंबानी जी को कोई हजारों लोग आए, सारे फिल्म हीरो हीरोइंस आए, विदेश के लोग आए, सारे पॉलिटिशियंस आए, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा ना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी अंतर नहीं पड़ा। लेकिन देश की 90% जनसंख्या को, कम से कम गरीबों को यह मैसेज गया कि ये लोग हैं जो इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हैं कि देश के सबसे बड़े पूंजीपति जो खुद इनका कार्ड देने आए थे। भाई लालू यादव जी के यहाँ तो कार्ड देने नहीं आए थे, अखिलेश यादव जी के यहाँ तो कार्ड देने मुकेश अंबानी खुद नहीं आए थे, सोनिया गांधी के यहाँ मुकेश अंबानी खुद आए, उस दिन भी राहुल गांधी मजदूरों के पास चले गए। तो असली सवाल यह है कि ये जो लोग हैं ये पूंजीपतियों के साथ है या गरीबों के साथ है। और वास्तविकता में आज के तारीख में जो देश का दबा कुचला है, जो परेशान है, जो सताया हुआ है व्यक्ति है, उसके साथ ही राजनीतिकों को खड़ा होना चाहिए। चलिए, जो लोग गए सो गए, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, राहुल गांधी और गांधी परिवार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो महात्मा गांधी की लीग पे चलने वाले व्यक्ति हैं। सारी जोखिम उठा के भी वो गरीबों के साथ खड़े हैं। संविधान हत्या दिवस की बात भी कल ही हुई सर। एक तरफ राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं, दूसरी तरफ संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर दिया सरकार ने, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब संविधान हत्या दिवस जैसी किसी ओकेजन की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को, तब जबकि पहले ही ये साफ हो चुका है। जब ओम बिरला साहब निंदा प्रस्ताव लाए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, देश के बड़े हिस्से ने उस पूरे मुद्दे को ही नकारने का काम किया। साफ तौर पर खास करके जो युवा थे उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरजेंसी अब कोई मुद्दा नहीं है। तो ये जो चीज है, आखिर फिर अब संविधान हत्या दिवस जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की क्यों जरूरत पड़ रही है सरकार को? क्या सरकार इसकी आड़ में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या वर्तमान समय में खुद को बचाने की कोशिश कर रही है?
आरएसएस के संघ प्रमुख ने इंदिरा जी को क्या लेटर लिखा था, जरा वो जग जाहिर कर दिया जाए। जो भूदान वो चलाने वाले, यज्ञ चलाने वाले आचार्य विनोबा भावे ने जो पत्र लिखा था और जो इसको एक प्रकार से कहा था कि ये बिल्कुल एक प्रकार का शुद्ध आचरण का पर्व है, ये इसके बारे में सुना जाए। क्या वो संविधान विरुद्ध था? संविधान विरुद्ध तो नहीं था, वो लोकतंत्र विरुद्ध था। लोकतंत्र विरुद्ध था, जहां विपक्षियों की आवाज को इंदिरा जी ने दबाया था, जहां पे जर्नलिस्ट की आवाज को इंदिरा जी ने दबाया था। मैं जवान था, मैंने उसका विरोध किया था, जयप्रकाश के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था, हमने उसका विरोध किया था। लेकिन उसके बाद सब लोगों ने, कांग्रेसियों ने उसकी माफी मांग ली। 77 में हम लोगों ने उसका दंड कांग्रेस को दे दिया। लेकिन ये मूर्ख लोग जब 3 साल सरकार नहीं चला पाए, 1977 से 80 तक सरकार नहीं चला पाए, 80 में फिर इंदिरा जी को जिता दिया। तो जिस चीज का जो लोकतंत्र के मंदिर पे बार बार जिसकी परीक्षा हो गई है, 77 में दंड दिया इंदिरा जी को। इंदिरा जी को अकल आई, मोरारजी भाई को नहीं अकल आई। मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, सन 80 में हार गए, सन 84 में फिर हार गए। तो उसके बाद जब माफी मांग चुके, सोनिया जी मांग चुकी, राहुल गांधी मांग चुके, मनमोहन सिंह मांग चुके, जब सब लोग माफी मांग चुके, तो उस गढ़े मुर्दे को उखाड़ने की आपको क्या जरूरत है? आज जो इमरजेंसी लागू हो रही है, जो आप किसानों को आपने रोक रखा है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है इनको दिल्ली आने दीजिए, जो आप बच्चों को जिस प्रकार से लाठी से पीटते हैं और जिस प्रकार से आप हमारी पदक विजेता लड़कियों को सड़कों पे घसीटते हैं, वो है जो संविधान विरुद्ध है, और वो है जो लोकतंत्र विरुद्ध है, और वो है संविधान की हत्या का वो दिन है जिस दिन 13 महीने आपने हमारी किसानों को तड़पाया था। 50 साल पहले क्या हुआ भूल जाइए, लेट अस फॉरगेट द पास्ट, कम टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट को सुधारिए और भविष्य को सुधारिए। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि भाई इन सारे मुद्दों के अलावा भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वर्तमान मुद्दों से बचा जा सके, क्योंकि आज जिस तरीके के सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो नीट के परीक्षार्थियों की बात हो, महिलाओं का मुद्दा हो, देश में युवाओं का मुद्दा हो, रोजगार को जिस तरीके से वो जिस तरीके की गारंटियां कांग्रेस ने अपने गारंटी पत्र में दिया अभी चुनाव के टाइम पे, ये सारे जो मुद्दे थे, इन मुद्दों से भागने की ये जो कोशिश है वो फिलहाल कितनी कामयाब दिख रही है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और ये कोशिश, अगर इस कोशिश के सहारे सरकार कितने दिन तक अपने आप को बचा पाएगी? क्या सरकार को मुद्दों पर तो लौट के आना ही पड़ेगा ना सर, तो फिर फायदा क्या है ये चीजें करने? मुझे रामप्रकाश जी ऐसा लगता है ये कांग्रेस से घबरा के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बिखराव से घबरा के मोदी जी और अमित शाह ये कर रहे हैं। देखिए, कर्नाटका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह रहे हैं क्योंकि ये मैं दलित हूं इसलिए मुझे इन्होंने मंत्री नहीं बनाया और सवर्णों को मंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश के एक विधायक कह रहे हैं, मिश्रा जी, कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2027 का चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे, यहां पे कोई बड़ा कदम उठाया जाए, बड़ा कदम उठाया जाए माने योगी जी को हटा दिया जाए। एक विधायक बीजेपी के कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने 45 साल के जीवन में नहीं देखा। बीजेपी के अंदर विद्रोह हो रहा है, गुजरात लॉबी के अंदर विद्रोह हो रहा है। तो मोदी जी केवल और अमित शाह जी केवल एक लास्ट चांस खेल रहे हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ आप लोग थे और आप उनके खिलाफ लड़े थे, उधर मत चले जाइएगा। आज जो ये उपचुनावों के रिजल्ट्स आए हैं रामप्रकाश जी, इससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? अभी तो 2024 के 4 जून को जो रिजल्ट्स आए वो तो छोटी सी घटना थी, आज उससे बड़ी घटना है। हर जगह बीजेपी का पत्ता साफ हो रहा है। माने रुपौली में जहां पे जेडीयू की सिटिंग सीट थी, 25,000 वोट से जीती थी, एक इंडिपेंडेंट से हार गई है जेडीयू। बद्रीनाथ की सीट हार गई, मैंगलोर की सीट हार गई, हिमाचल प्रदेश की 2 सीटें हार गई, 3 सीटें टीएमसी को अपने इन्होंने सौंप दी। 3 सीटें इनकी सिटिंग थी, चारों की चारों सीटें टीएमसी को इन्होंने सौंप दी। मध्य प्रदेश की सीट पे ये पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जनता इनके खिलाफ है, जनता गोडसे के खिलाफ है, जनता संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है और महात्मा गांधी के साथ है। ये सर पहले से ही संसदीय दल की बैठक ना कराने को लेकर के बड़ी घिरे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जब बद्रीनाथ में भी हार मिल गई, जिस तरीके से हिंदू वाले सारे जगहों पर पहले हार मिली थी, तो क्या फिर एक बार देखा जाएगा कि जैसे चुनाव के बाद भाजपा में कुछ नेताओं की मुखरता देखी गई थी, फिर से इस तरीके की आवाजें उठ सकती हैं? मोदी जी को हटाने या नहीं हटाने की बात तो एक अलग हो सकती है,
लेकिन विरोध की आवाजें क्या फिर से उठ सकती हैं? नहीं, उठनी चाहिए। उठेंगी नहीं उठेंगी मुझे नहीं पता, उठनी चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। भाई देखिए, असली मुद्दा यह है, हर चीज का निर्णय अगर गुजरात लॉबी करेगी, अमित शाह जी और मोदी जी करेंगे, तो बाकी लोगों को दोष देने की आवश्यकता क्या है? तो जब यहां पे आप 12 में से 11 सीटें हार रहे हैं, केवल एक सीट हिमाचल प्रदेश की आप जीते हैं, अनुराग ठाकुर के क्षेत्र की, बाकी सारी सीटें आप हार गए हैं। अच्छा, जिसको चाहते हैं मंत्री बना देते हैं, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना देते हैं, ये होती है तानाशाही। भाई भजन लाल शर्मा की आप खुद सोचिए, भजन लाल शर्मा की क्या स्टैंडिंग है, उनको मुख्यमंत्री बनने का क्या अधिकार है? पहली बार तो विधायक बने हैं, और पुराने पुराने 6-6 7 साल बाल के जो विधायक हैं उनको आप मंत्री तक नहीं बना रहे हैं। सैनी साहब को यहां बना दिया आपने हिमाचल प्रदेश में, वो यादव जी को बना दिया मध्य प्रदेश में, मतलब गुजरात में ऐसे आदमी को बना दिया जिसको कोई जानता ही नहीं था। मतलब ये है तानाशाही। जी। लेकिन सर, फिर वही बात होती है, जो मुद्दों वाली बात है, आखिर उससे कब तक बचा जाएगा? क्यों सरकार के लिए ये मुद्दे जरूरी नहीं हो रहे हैं? क्यों इस पर बात नहीं हो रही है? कब तक ये सियासत चलेगी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, नेहरू ने कुछ नहीं किया, और गांधी परिवार जो है वो गांधी क्यों लगाता है? गांधी परिवार, कांग्रेस के अंदर जो है वो परिवारवाद है, विपक्ष के अंदर परिवारवाद है। ये वाली सियासत कब तक चलेगी? आखिर कब तक इस तरीके के से जो है वो लोग जूझते रहेंगे ऐसी सरकार से? नहीं नहीं, देखिए, जनता तो विमुख हो गई है। अब जनता का दोष नहीं है, क्योंकि जनता ने लोकसभा में भी बता दिया, विधानसभा के उपचुनावों में बता दिया। 10 सीटें जो विधानसभा की उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं उसमें भी बता देगी। 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास थी, और 3 सीटें बीजेपी के पास थी, और 2 इनके सहयोगियों के पास थी। इस बार शायद ही 1 सीट जीत पाए। जनता का दोष नहीं है, दोष है उन नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का, जो 30-40 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और कांग्रेसियों के भ्रष्ट कांग्रेसी, ऐसे कांग्रेसी जो कि गद्दार हैं, जिन्होंने अपनी मात्र पार्टी से गद्दारी की, उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए, राज्यसभा भेज दिया, मंत्री भेज दिया, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चुपचाप बैठे रहे। तो ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन से इस असेंबली के बाई पोल्स के इलेक्शन में स्ट्रेट मैसेज जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब क्या है? इसका माने वो बिल्कुल भाई उत्तराखंड में कांग्रेस को जिताने की क्या आवश्यकता थी, या बीजेपी की सिटिंग सरकार है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की आवश्यकता है जहां पे बीजेपी की सरकार है। इसका मतलब यह है, जनता पूरी तरह से खत्म बीजेपी के साथ नहीं है, और बीजेपी के नेता अगर नहीं इस बात से चेत रहे तो अगली बार इलेक्शन हार जाएंगे, राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। जी। अभी भ्रष्टाचार पर लेकर के भी सर, मैं चलते चलते एक बार समझ लूं आपसे, भ्रष्टाचार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, पूर्व में मंत्री रहे लोग भी अब इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी नहीं हुआ, जबकि केंद्र की सरकार हो या भाजपा की तमाम प्रदेशों की सरकारें, वो तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। अरे, भ्रष्टाचार का तो भुक्तभोगी रामप्रकाश जी मैं हूं। लोगों की आवाजें उठा रहता हूं आपके फोरम पे। मेरे घर के चारों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नियमों के पूरी विरुद्ध। मेरी सारी धूप हवा रोक दी गई है। हर जगह दौड़ गया, मुख्यमंत्री के यहाँ दौड़ गया, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, टाउन कंट्री प्लानर के यहाँ, डीसी के यहाँ, दुनिया भर के यहाँ पत्र लिखा, लेटर लिखा, पर्सनली गया, कोई नहीं, केवल पैसा चलता है, केवल भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार। और मेरे पास पैसा है नहीं, अगर होता भी तो मैं घूस ना देता, दूसरे लोगों ने घूस दी। हर जगह केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई नियम कानून केवल इसलिए बन रहे हैं कि नियम कानून को तोड़ के ये लोग घूस ले सके। जी, लेकिन सरकार जीरो टॉलरेंस के नाम पर लोगों के बीच में जाती है, लोगों से जो है वो लोगों को इस तरीके की तस्वीर अपनी पेश करती है कि भ्रष्टाचार आज बिल्कुल नहीं है। लोकसभा के अंदर से लेकर के और तमाम चुनावी भाषणों में जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री ने बोला, उनके हिसाब से तो भाई देश में आज की तारीख में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, अब कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। जनता अगर किसी वजह से त्रस्त है, जैसा अखिल सर आप उदाहरण दे रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में शायद नहीं आता होगा। हो सकता है वो आप एक टर्म भूल गए हैं कि जिस तरीके से अभी पीछे खुलासे हुए थे कि काम चाहिए तो चंदा देना पड़ेगा।
तो वो चंदे की बात हो रही होगी, वो चंदा जो है वो भ्रष्टाचार में गिना नहीं जाता है। तो हो सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा हो, इस वजह से भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच।